Hello students, welcome to Educational Suppliers. So today we are going to study Standard 10 Civics chapter number 2, that is Federalism. So let's begin. What is Federalism? Federalism एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर डिवाइड की जाती है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. Federation has two levels of government. One is the government for the entire country जो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स के लिए. नेक्स्ट गवर्नमेंट वो होता है जो लेवल ऑफ प्रोविंसेस या स्टेट्स पर होता है जो लुक करता है आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट. बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय द पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. नाउ अंडर द यूनिटरी सिस्टम या तो सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है या फिर जो सब यूनिट्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पास कर सकता है ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट. लेकिन जो फेडरल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट के खुद के पावर्स होते हैं उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है. लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फर्स्ट इज देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं. द नेक्स्ट फीचर इज that is different tiers of government govern the same citizen but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. मतलब कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन वो सब सेम सिटीजन्स को ही रूल करते हैं. अलग अलग गवर्नमेंट है जैसे कि सेंट्रल स्टेट, बट वो एक ही सिटीजन को रूल करे जा रहे हैं. सो उनका ज्यूरिसडिक्शन अलग है, उनका अपना खुद का ज्यूरिसडिक्शन है इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. Now what is jurisdiction? The area over which someone has legal authority. The area may be defined in terms of geographical boundaries or in terms of certain kinds of subjects. So the third feature is the jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. मतलब हमारे कंट्री में कई लेवल की गवर्नमेंट है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है. तो उनका जो पावर्स है उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें इस पावर के अंडर काम करना है. सो वो पावर कहाँ स्पेसिफाइड है, तो वो स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में. सो जो एग्जिस्टेंस है उन पावर्स एंड अथॉरिटी है वो ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट की वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है. The fourth feature is the fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट टेक प्लेस करना चाहते हैं, मतलब कुछ चेंजेस होना चाहते हैं, सो उसके लिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है. यूनिलेटरली कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है. सो द फिफ्थ फीचर इज कोर्ट के पास पावर है कि वो मीनिंग बताए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है. ऑल्सो कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर को डिफाइन कर सकता है. अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देन जो हाईएस्ट कोर्ट है वो एक्ट करता है एज एम्पायर एंड ट्राई टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन देम. द सिक्स्थ फीचर इज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के वो स्पेसिफाइड है टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. द सेवेंथ फीचर इज फेडरल सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव्स है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें सेफगार्ड करना एंड प्रमोट करना यूनिटी ऑफ द कंट्री, वेल एट द सेम टाइम उनका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें अकोमोडेट करना है रीजनल डाइवर्सिटी. एन आइडियल फेडरल सिस्टम के 2 एस्पेक्ट होते हैं, दैट इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. So now let's have a look on kinds of federation. There are 2 kinds of federation. First is coming together federation and second is holding together federation. So now let's see the difference between them. So हम एक एक करके दोनों का पॉइंट देखेंगे एंड उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे. कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो साथ में आते हैं एंड एक बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं कि वो लोग सोवेरेनिटी, दैट इज द पावर दैट अ कंट्री हैज इट्स टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट and retain कर सके identity to increase their security. This is known as coming together federation. Now holding together में क्या होता है कि जो लार्ज कंट्री है वो डिसाइड करती है कि उन्हें डिवाइड करना है पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. दिस इज नोन एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एंड होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. The third point is
कि कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं उनके पास सबके पास इक्वल पावर होती है एंड वो सब इक्वली स्ट्रांग होते हैं. लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होती है स्टेट गवर्नमेंट से. Very often, different constituent units of the federation have unequal powers. Some units are granted special powers. Now, what makes India a federal country? Constitution ने originally provide कर रहे हैं 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ इंडिया को, एंड नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को. लेटर एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड करा गया इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज. The Constitution divides powers between the Union government and the state government within 3 lists. Constitution ने powers divide करे हैं between Union government and state government 3 list के form में. So let's see each one of them. So first is Union list. Union list include करता है subject of national importance जो पूरे nation के लिए important है या country के लिए important है, such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency. The next is state list. State list consists of subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. The third is concurrent list. It includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government. Concurrent list में क्या होता है कि ऐसे subjects होते हैं जो common है between union government and state government. For example, education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. Both the union as well as the state government can make laws on the subjects mentioned in the concurrent list. लेकिन अगर कभी laws में conflict होता है between union government and state government, तो जो law जो union government ने बनाए होते हैं वो prevail करते हैं. Now what about those subjects that do not fall in any of the 3 lists? या फिर ऐसे subject जो constitution बनाने के बाद prevail हुए हो. So according to constitution, union government has the power to legislate on these residuary subjects. All states of India do not have equal powers. इंडिया में जितने भी states हैं उनके सबके पास equal powers नहीं है. कुछ states ऐसे हैं जिनके पास special status है. फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है एंड जो इंडियंस वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं हैं वो वहाँ पर उस स्टेट में लैंड या हाउस बाई नहीं कर सकते हैं. सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल. Now what do you mean by the term union territories? एरियाज जैसे कि चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ये सब यूनियन टेरिटरीज हैं. These territories do not have the powers of a state. The central government has special powers in running these areas. Now let us have a look on sharing of powers between union government and state government. The parliament cannot on its own change power sharing. अगर changes लाने हैं तो approval चाहिए होता है both the houses of parliament का with at least 2/3 of majority. Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. अगर कोई dispute arise होता है between divisions of power, then High Court and Supreme Court makes a decision. The union and state government have the power to raise resources by laying tax in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. How is federalism practiced? First we will see on the basis of linguistic states. जो क्रिएशन हुआ था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का वो एक फर्स्ट मेजर टेस्ट था फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आ कंट्री. बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स वैनिश हो गए टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. एरियाज एंड बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड. इन 1947 कुछ ओल्ड स्टेट्स की जो बाउंड्रीज थी उन्हें चेंज किया गया इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट्स. लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो लैंग्वेज के बेसिस पर क्रिएट नहीं किए गए थे बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी. दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. एथनिसिटी मतलब a particular race of people. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. So this is the picture of India in 1947 and the next picture that is India in 2006. So there is a difference in the boundaries of the states.
Next is the language policy. The second test for Indian Federation is the language policy. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है. हिंदी को आइडेंटिफाई किया जाता है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी सिर्फ 40% ऑफ इंडियंस की ही मदर टंग है. Besides Hindi, there are 21 other languages जिन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है scheduled languages by the Constitution. States too have their own official languages. Much of the government work take place in the official language of the concerned states. According to Constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. The next is center-state relations. Restructuring the center-state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. 1990 में एक rise हुआ था regional political parties का many states of the country में. This was also the beginning of the era of coalition government at the center. Since कोई भी single party clear majority gain नहीं कर पा रही थी लोकसभा में, the major national parties had led to enter into an alliance with many parties. इससे एक नया culture of power sharing led हुआ and respect for the autonomy of the state government. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. We noted above that federal governments have two or more tiers of government. We have so far discussed the two tiers of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these two tiers. Federal power sharing in India needs another tier of government. A third tier of government called local government was introduced. Now, what do you mean by the term decentralization? Decentralization means when power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. इसका मतलब यह है कि अगर पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. जो बेसिक आइडिया था बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन वाज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. मतलब लोकल लेवल पर लाइक गांव एंड ऑल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाती है. पीपल के पास बहुत अच्छा नॉलेज है ऑफ उन प्रॉब्लम्स का, क्योंकि वो उन लोकेलिटीज़ में रहते हैं. उनके पास और बेटर आइडियाज़ है कि उन्हें कहाँ मनी को स्पेंड करना है, कैसे मैनेज करना है थिंग्स मोर एफिशिएंटली. बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. This helps in to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. Panchayats in villages and municipalities in urban areas were set up in all the states. अब एक मेजर स्टेप लिया गया था टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. First was, now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. अब ये मतलब लाइक कंपलसरी हो गया था कि इलेक्शंस होने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए. Second one is, seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. मतलब अब से सीट्स रिजर्व की गई थी इलेक्टेड बॉडीज या एग्जीक्यूटिव हेड्स में फॉर इंस्टीट्यूशन जैसे कि एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ओबीसीज के लिए. थर्ड इज एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन. मतलब 1/3 जो सीट्स है वो रिजर्व्ड होनी चाहिए वुमेन के लिए. The next is, an independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections. मतलब एक independent institution बनाया गया है, that is State Election Commission, हर एक state में create किया गया है to conduct पंचायत and municipal elections. The next is, the state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज को ऐसा बोला ऑर्डर करा गया है कि उन्हें थोड़ा पावर एंड थोड़ा रेवेन्यू शेयर करना है विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. Now let's have a look on the next topic, that is rural local government. रूरल लोकल गवर्नमेंट को पॉपुलरली जाना जाता है बाय पंचायती राज. हर एक विलेज में या ग्रुप ऑफ विलेजेस में कुछ स्टेट्स के वहाँ पर एक ग्राम पंचायत सेटअप होता है. ग्राम पंचायत एक काउंसिल है कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, जिन्हें पंच या प्रेसिडेंट या सरपंच भी बोला जाता है. ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज. ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं पूरे एंटायर विलेज के लिए.
जो पंचायत है वो वर्क करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। जो भी वोटर्स है विलेज में वो सारे ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू इम्प्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। कुछ ग्राम पंचायत जो है वो ग्रुप करे जाते हैं साथ में, उन्हें यूजुअली बोला जाता है पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। ये जो मेंबर्स है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के वो इलेक्टेड होते हैं बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। ऑल द पंचायत समितिज या मंडल्स एक डिस्ट्रिक्ट में अगर साथ में कंस्टिट्यूट किए जाते हैं तो उसे जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है बेसिकली। Most members of the Zilla Parishad are elected. Zilla Parishad chairperson is the political head of the Zilla Parishad. Now the last topic of the chapter is urban local government. लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो अर्बन एरियाज में भी एग्जिस्ट करती है। म्यूनसिपैलिटीज जो है वो टाउन्स में सेटअप है एंड बिग सिटीज में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप है। दोनों म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो है वो पॉलिटिकल हेड है म्यूनसिपैलिटी का एंड इन अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सच एज एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। And this brings to the end of the video. Stay tuned for more updates and thanks for watching.